मेरा नाम देव है और पेशे से मैं एक वकील हूँ। मुझे अजीब अजीब चीजों को जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है। अलग ठिकानों पर जाना, उनकी तस्वीरें कैद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी अकेले ही जाना पसंद करता हूँ। बरसात के दिनों में मुझे पहाड़ों और जंगलों से बनी खूबसूरत जगह, सुंदर जगहों पर जाना और तस्वीरें कैद करना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इस बार मैंने किराड़ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने का सोच लिया है और निकल पड़ा मैं अपना कैमरा लेकर। घने पहाड़ों और जंगलों से घिरे बीच से एक नदी बहती, इतने सुंदर वातावरण में ताजी हवाएं, सुकून, सब कुछ था वहाँ। मेरा प्रिय कैमरा भी मेरे साथ था, जिससे मैं बहुत सारी फोटोज ले सकता था। होटल में अपना सामान रखा, खाना खाया और निकल पड़ा अपना कैमरा लेकर उस जगह जहाँ मैं पहली बार आया था। जहाँ ज्यादा टूरिस्ट घूमते, उसके उल्टा मैं अकेले ही कहीं पर भी जाना पसंद करता था। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए मैं चल पड़ा अंदर आगे घने जंगल में, फोटोज को क्लिक करते हुए। मेरे सामने एक पहाड़ी आ गई। पहाड़ी बड़ी थी तो चढ़ने पे मुझे वक्त लगा, पर जैसे ही मैं सबसे ऊपर पहुंचा, मानो मुझे स्वर्ग मिल गया हो। इतना खूबसूरत नजारा था वो। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा था। और सबसे खास बात ये थी कि वहाँ मेरे सिवा और कोई भी नहीं था। मैं फिर से तस्वीरें क्लिक करने लगा। मैंने कैमरे की लेंथ बड़ी की ताकि दूर तक का दृश्य मैं अपने कैमरे में कैद कर सकूं। तभी मैंने देखा कि दूर नदी के उस पार जंगल में एक गांव भी था। कुछ दूर देखा तो वहां पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मेरी उत्सुकता फिर से जाग गई। शाम होने वाली थी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह जल्दी निकलकर वहां जाकर उन मछुआरों और गांव के भी फोटो जरूर लूंगा। वापस होटल आकर मैंने उस जगह के बारे में होटल के मैनेजर से पूछताछ की। मैंने कहा, सुनिए, मैंने दूर एक जगह देखी है, वहाँ पर एक गांव भी है और नदी में कुछ मछुआरे भी दिख रहे थे। मुझे वहाँ जाना है। कोई आसान रास्ता है वहाँ जाने के लिए? मैनेजर ने कहा, नहीं सर, वो जगह हमारे डेस्टिनेशन में नहीं आती है और वहाँ ना कोई भी नहीं जाता। उस गांव के मछुआरे कभी भी किसी को वहाँ नहीं आने देते हैं। वो उनकी जगह है सर, आप यहीं घूम लो ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। उस मैनेजर के ऐसा कहने पर मैंने और ज्यादा कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। मैं कमरे में आया, लेकिन मैंने तो मन ही मन ठान लिया था कि मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। जंगल के रास्ते से चला जाऊंगा और सुबह जल्दी मैं होटल से निकल पड़ा, अपने साथ खाने का कुछ सामान और अपना कैमरा साथ में लेकर। जंगलों से गुजरते हुए और फोटोज क्लिक करते हुए, उस अद्भुत वातावरण के मजे लेते हुए आखिरकार मैं दोपहर को 2 बजे उस नदी के स्थान पर पहुंच गया। गांव नदी के उस पार था। नदी में कुछ मछुआरे भी थे जो मछली पकड़ रहे थे। शायद वो उसी गांव के थे। मैं आगे बढ़ा और मैंने एक मछुआरे को इशारा करके अपने पास बुलाया। तभी वो मछुआरा अपनी भारी आवाज में मुझसे कहने लगा, कौन हो तुम? इस तरफ क्यों आए हो? मैंने कहा, देखिए, मुझे आपके और आपके गांव के कुछ फोटोज क्लिक करने हैं। मुझे जरा उस पार छोड़ दीजिए ना। मछुआरा फिर से बोला, सुनो, चले जाओ यहाँ से और इस तरफ आने की कोशिश भी मत करना। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए अपनी नाव लेकर वहां से चला गया, पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैं तो वहीं ठहरा रहा। कुछ घंटे बाद वो सभी मछुआरे गांव की तरफ वापस चले गए। मुझे भी जाना था, पर इतनी दूर तैर के भी तो नहीं जा सकता था। मैंने अब वापस जाना ही बेहतर समझा। फिर तभी मैंने अपना कैमरा वापस निकाला और आसपास के फोटोज क्लिक करने लगा। तभी मुझे कैमरे की बड़ी लेंस से थोड़ी दूर पत्थरों के पास कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं जल्दी से उस तरफ गया। मैंने देखा 2 बड़े पत्थरों के पास एक छोटी सी नाव आकर फंसी हुई थी। भाई, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शायद उसी ओर से कभी ये नाव अपने आप यहाँ आकर फंस गई होगी। मैं नाव में बैठा और उस नदी में नाव चलाकर किसी तरह बड़ी कोशिशों से मैंने वो नदी पार कर ली और पहुंच गया उस गांव में। मैंने छिपकर ही फोटोज लेना बेहतर समझा ताकि कोई गांव वाला मुझे देख ना ले। बड़े बड़े हसीन खेत, काफी सुंदर गांव था वो, और दूसरी तरफ घना जंगल। रात हो गई थी। मैं अभी भी सबसे छुपा हुआ बैठा था।
किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चला था। मैं अपने साथ खाना भी लेकर आया था। मैंने वो खाना खा लिया। फिर मुझे गांव से बड़े बड़े ढोल पीटने की आवाजें आने लगी। मैंने देखा गांव के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। 4 बकरियों को एक साथ बांधकर उनकी पूजा कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं बस छुप कर उन लोगों को देख रहा था। फिर उन बकरियों को आगे करके वो पीछे ढोल बजाते हुए सारे गांव वाले उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे क्या, मैंने तो अपना कैमरा लिया और चुपके से फोटोज क्लिक करते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगा। काफी देर तक जंगल के अंदर सभी चलते जा रहे थे। तभी वो सब अचानक रुक गए। फिर मैंने जो देखा, मैं तो भाई पूरा हिल गया। उसी जंगल में आगे एक और जंगल था, पूरा काला, एकदम काला। उसकी जमीन भी काली थी, पेड़ भी काले, यहाँ तक कि पत्तियां भी काली। सब कुछ काला था। बड़ा ही भयानक जंगल था वो। फिर अचानक वो सारे गांव वाले एक साथ चिल्लाए, अंधेरी हमारी भेंट स्वीकार करो। उन्होंने उन 4 बकरियों को उस काले जंगल में आगे छोड़ दिया और फिर सभी गांव वाले वापस जाने लगे। अब मेरे मन में ये दुविधा आ गई थी कि मैं वापस गांव की तरफ जाऊं या फिर इन बकरियों के पीछे उस काले जंगल में जाऊं। तभी मैंने मन ही मन सोच लिया कि मैं तो उन बकरियों के पीछे जाऊंगा। अरे देखो तो सही कि वो कहाँ जाती है। कैमरा लिए मैं भी उस भयानक जंगल में घुस गया। क्या हुआ, कहानी में इंटरेस्ट आ रहा है ना? कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट करें। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बकरियां आगे बढ़ रही थी, मैं भी छुपते हुए आगे बढ़ रहा था। रात कीड़ों की भयानक आवाजें अपना कहर मचा रही थी। पहली बार मैंने ऐसा काला भयानक जंगल देखा था। उस भयंकर वातावरण में भी मैं अपनी आदत से मजबूर फोटोज लिए जा रहा था। काफी देर तक बकरियां आगे बढ़ रही थी। अब तो शायद मैं वापस जाने का रास्ता भी भूल गया था। डर तो लग रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन जिज्ञासा भी थी कि आगे क्या होगा। अचानक सभी बकरियां एक घने लंबे काले पेड़ के पास आकर रुक गई। काफी अजीब पेड़ था वो। उसमें से कुछ काला काला द्रव्य बाहर आ रहा था, बह रहा था। पेड़ की शाखाएं ऐसी थी मानो लंबे भयानक बालों से ढकी हुई हो। पता नहीं, वो बकरियां एकदम शांत खड़ी थी। अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस पेड़ से आकर कुछ साए जैसा उन बकरियों के पास गिर गया। मैं तो देख के दहल गया। एक बकरी अचानक झटपटाने लगी। मुझे उस तरफ से ज्यादा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन मैं पत्तियों को हटाकर बाहर निकला और उन बकरियों के पास गया। उसके बाद मैंने जो देखा, उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो अभी मेरी छाती चीरकर मेरा दिल बाहर आ जाएगा। सामने एक बकरी को किसी साए ने बुरी तरह जकड़ लिया था। वो साया उस बकरी की गर्दन से खून चूस रहा था। तभी उस साए ने बकरी के अंदर गड़ाए अपने भयंकर नुकीले दांत बाहर निकाले और अब वो साया मेरी तरफ देखने लगा। उसके भयानक दांतों में खून साफ नजर आ रहा था। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें, लंबे भयानक बाल और मुंह खून से लथपथ, काला शरीर, बड़े नुकीले नाखून, इतनी भयानक चुड़ैल थी वो। मैं तो जैसे उसे देखकर सुन्न पड़ गया था। मैंने अपनी जिंदगी में आज पहली बार किसी शैतानी ताकत को देख लिया था। अचानक से वो उठ खड़ी हुई और गुस्से से भयानक आवाजें निकालती हुई मेरी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैंने कैसे भी करके खुद को संभाला और तेजी से उस काले जंगल में भागने लगा, लेकिन वो भी मेरे पीछे पड़ गई थी। शिकारी बिल्ली की तरह वो मेरे पीछे भाग रही थी और मैं चूहा बनकर छुपते हुए
उससे बचने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर मैं छुपकर बैठ गया। अब वो गुस्से से मुझे खोज रही थी, मानो मेरे मिलने पर मुझे कच्चा ही खा जाएगी। अब तो मैं डर से कांप रहा था। तभी वो चुड़ैल दूसरी तरफ मुझे खोजने चली गई। मौका पाते ही मैं उसकी विपरीत ओर भागा। भागते भागते मैं बहुत थक गया था, तो मैं नीचे थोड़ी देर फिर छिपकर एक पेड़ के पास बैठ गया। लेकिन तभी कुछ खून की बूंदें उस पेड़ से आकर मुझ पर गिरने लगी। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के ऊपर अजीब तरह के शैतान उल्टे लटके हुए थे। उनके भयंकर शरीर से खून निकलकर नीचे गिर रहा था। जली हुई भयानक चमड़ी और लाल चमकती डरावनी आंखें मुझे ही देख रही थी। अचानक सभी शैतान पेड़ से रेंगते हुए मेरे पास आने लगे। मैं फिर पूरी तेजी से वहां से भाग खड़ा हुआ। डर का पागलपन और ये सब भयानक शैतानों को देखकर मेरी रूह कांप उठी थी। उस काले जंगल में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। किसी तरह अपनी जान बचाकर बस मैं इस भयानक जंगल से बाहर निकल जाऊं। मैं डर से कांपते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ दूर मुझे आग जलती हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा उस आग के चारों तरफ लाल साड़ी और घूंघट पहने कुछ महिलाएं चक्कर लगा रही थी। मेरी जान में जान आ गई। मैंने सोचा गांव की कुछ औरतें होगी। मैं आगे बढ़ा और मैंने उन्हें कहा, सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? ये सुनते ही वो सारी महिलाएं रुक गई। एक साथ सभी का घूंघट उठने लगा। फिर मैंने जो देखा, मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उन सभी महिलाओं के सिर ही नहीं थे और कटे हुए भाग से खून बह रहा था। वो सभी मेरी ओर आगे बढ़ने लगी। मैं फिर से भागने लगा। अपनी जिंदगी की सारी दौड़ मैंने आज ही कर ली थी। मैं फिर उस भयानक जंगल में इधर उधर भागने लगा, क्योंकि अब मैं मन ही मन ये मान चुका था कि शायद आज मैं मरने वाला हूँ। तभी फिर मुझे अपने सामने वही बकरी का खून चूसने वाली चुड़ैल गुस्से से घूरती हुई नजर आई। मैं फिर भागा, पर वो चुड़ैल अब भी मेरे पीछे ही थी। भागते भागते मैं गिर पड़ा और अब वो चुड़ैल मेरे पास आ गई थी। मेरा मरना आज तय था, क्योंकि अब वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो भयंकर चुड़ैल मेरे पास आई। उसका भयानक हाथ लगते ही मैं डर से कांपते हुए बेहोश हो गया, क्योंकि उस सदमे को बर्दाश्त करना मेरे हाथों में नहीं था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। अगली सुबह मैं चारपाई पर लेटा था। मेरी आंख खुलते ही मेरे सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे पानी दिया। अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी घटना उन गांव वालों को बताई। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, बेटा, वो काला जंगल श्रापित है, वहां शैतानी ताकतों का बसेरा है। तभी मैंने कहा, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे मारा क्यों नहीं? तभी उन बुजुर्ग ने दोबारा कहा, उसी ने तुम्हें बचाया है और गांव के जंगल के बाहर आकर सुरक्षित छोड़ दिया है। वो तुम्हें नुकसान नहीं, बल्कि तुम्हें उस जंगल से बाहर निकालना चाहती थी। बेटे, जैसे इंसानों का अपना बसेरा होता है, वैसे ही शैतानी शक्तियों का भी अपना बसेरा होता है। वो उस काले जंगल की शैतानी रानी अंधेरी है, जिसे हम प्रसन्न करने हर महीने बकरियों को उनके जंगल में छोड़कर उनकी बलि देते हैं। बदले में वो हमें उस जंगल में मौजूद शैतानी शक्तियों से हमेशा बचाती है और उन्हें सिर्फ उसी सीमित जगह तक रोक कर रखती है, ताकि वो शैतानी शक्तियां इस पूरे इलाके पर हावी ना हो सके। हजारों सालों से वो शैतानी रानी अंधेरी हमें बचा रही है। हमारी खेती उसी की वजह से इतनी फल फूल पाती है।
क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है बेटा। उसकी शक्तियों का हमें फायदा होता है। हजारों सालों से हम उसे अपना ही मानते हैं। वो हमारे दुखों को दूर कर देती है बेटा। ये गांव उसी की वजह से खुशियों से संपन्न है। वो शैतान हुई तो क्या हुआ? उसी की वजह से हम सब जिंदा है। ये सभी उसी की देन है। ये सारी बातें सुनकर तो मेरा दिमाग हिल गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच भी हो सकता है। लेकिन मैंने मन ही मन उस शैतानी रानी अंधेरी को धन्यवाद दिया। अगर आज वो नहीं होती तो मैं उन शैतानों का शिकार बन जाता। अब मैं फिर कभी भी इस जगह आने की गलती नहीं करूंगा। ये आश्वासन भी मैंने उन गांव वालों को दे दिया। इसीलिए वो गांव वाले किसी भी अनजान को वहां आने ही नहीं देते, ताकि उस अनजान व्यक्ति पर कोई मुसीबत ना आए। उस दिन के बाद मैंने ये ठान लिया था कि किसी भी अजीब चीजों को जानने के लिए इतनी भी गहराई में मत जाओ कि वो हमारी जान पर बनाए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप जानते हैं ना, मेरा चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। कहते हैं कि दुनिया का स्वर्ग और नर्क दोनों इसी दुनिया में है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग और बुरा करोगे तो नर्क भी यही है। आज की कहानी है गीता की, जो बहुत होनहार है और अपनी जिंदगी में सिर्फ ऊंचाइयों को छूना चाहती है। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद गीता को पुलिस स्टेशन जाना था, एक पुलिस केस के चक्कर में स्टेटमेंट देने, जिसे निपटाकर थकी हारी देर रात वो घर पहुंचती है। घर में घुसने के साथ ही उसने टॉवेल निकाला और सीधा नहाने चली गई। शायद आज का दिन उसके लिए बहुत खराब था। नहाते नहाते ही पानी चला गया। परेशान होकर गुस्से में गीता बाहर निकली और अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगी। दिन भर के थके होने के कारण गीता की आंखें नींद से बंद हो रही थी और उन्हीं बंद आंखों से गीता ने अपना ही कमरा टीवी पर साफ साफ देखा। उसकी नींद ये देखकर एक झटके से खुल गई। गीता काफी थकी हुई थी, इसीलिए वो इस घटना को अपना वहम मान रही थी कि तभी उसने टीवी पर दोबारा अपना कमरा देखा और साथ ही ये भी देखा कि जिस सोफे पर बैठकर वो टीवी देख रही है, वहां ठीक उसके पीछे खड़े होकर कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। गीता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलट कर देखे, लेकिन फिर भी गीता ने कैसे भी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। जैसा उसने अभी अभी अपनी टीवी पर देखा था, वैसा कुछ उसे पीछे दिखाई नहीं दिया। एक तो दिल्ली की सर्दी, ऊपर से माहौल की खामोशी। गीता को डराने के लिए ये चीजें काफी थी, लेकिन गीता उस फ्लैट में अकेली भी रहती थी। उसने बड़ी मुश्किल से इन बातों को अपने दिमाग से निकाला और सोने के लिए लेटी ही थी कि बाथरूम से एक आवाज आई। गीता ने जाकर देखा तो पानी वापस आ गया था। उसने नल बंद किया और अभी वो सोई ही थी कि एक आवाज से उसकी नींद टूटी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने गीता को उसका नाम लेकर पुकारा है, और वो भी उसके कान के बेहद करीब आकर उसका नाम लिया हो, ऐसा लग रहा था। एकदम से उठकर उसने पहले अपने कमरे की लाइट, डाइनिंग रूम, बाथरूम और किचन की लाइट ऑन की। पूरे घर में उसे कहीं पर भी कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन इस बार गीता की हिम्मत ने जवाब दे दिया था। उसने तुरंत अपनी पड़ोसी तानिया का दरवाजा खटखटाया और उससे कहा कि आज की रात वो उसके फ्लैट में उसके साथ सो जाए। गीता के घर में जाकर गीता और तानिया ने काफी देर तक बातचीत की और उसके बाद दोनों सोने चले गए। रात तो आराम से कट गई बिना किसी दिक्कत के। अगले ही दिन गीता ऑफिस से जल्दी घर आ गई, क्योंकि उसका भाई गौतम उससे मिलने उसके घर आने वाला था। गीता ने जल्दी जल्दी डिनर तैयार किया और डिनर टेबल सजाकर नहाने चली गई। तभी बाथरूम के अंदर गीता ने फिर से एक जोरदार आवाज सुनी, जैसे किसी ने जोर से टेबल से कुछ नीचे फेंक दिया हो। उसने शावर बंद किया और बाथरूम का दरवाजा खोला तो बाहर सारी चीजें वैसी ही थी जैसा उसने छोड़ा था। ये देखकर उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया और शावर ऑन ही किया कि तभी फिर से जोरदार कुछ टूटने की आवाज आई।
दोबारा जब वो बाथरूम से बाहर निकलकर देखती है तो इस बार कुछ प्लेट्स टूटी हुई थी। ऐसा लगा जैसे कोई जानवर अंदर आ गया है और ये उसका ही काम है, जैसे कि बिल्ली। इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान ना लगाते हुए गीता ने सारी प्लेट्स उठाकर डस्टबिन में डाल दी और उसके बाद वापस डिनर टेबल को फिर से सजा दिया। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने उसका भाई गौतम खड़ा था। गीता ने उसका वेलकम किया क्योंकि गीता के घर में गौतम पहली बार आ रहा था। दोनों ने काफी देर तक बातें की और उसके बाद डिनर टेबल पर बैठ गए। खाना बस परोसा ही था कि गीता के घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। गीता ने ऐसे ही झटके से दरवाजा खोला तो सामने हाथ में बूके लिए मुस्कुराते हुए उसका भाई गौतम दरवाजे पर खड़ा था और उससे बोला, सॉरी यार, मैं लेट हो गया। दिल्ली का ट्रैफिक तो तुझे पता ही है ना दीदी। गौतम को अपने सामने देखकर गीता के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने जब पलट कर देखा तो अब तक जो गौतम उसके साथ था अब वो वहां नहीं था। गीता के चेहरे के बदले हुए हुलिये को देखकर गौतम ने कहा, क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या तूने? गीता ने हिचकिचाते हुए खुद को संभालते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू अंदर आ जा। गौतम अंदर आया और उसके बाद दोनों ने काफी देर तक बातें की और फिर डिनर करके टीवी देखते देखते दोनों सो गए। देर रात गौतम की आंख खुली एक धीमी सी आवाज से, क्योंकि एक मच्छर गौतम को काफी परेशान कर रहा था। उसकी नींद आंखों से ओझल हो चुकी थी उस मच्छर के कारण जो पिछले आधे घंटे से उसे परेशान कर रहा था। गौतम उठकर पानी पीने हॉल में गया और फ्रिज का दरवाजा खोला ही था कि हॉल का पंखा अपने आप शुरू हो गया। गौतम ने नजर उठाई तो देखा पंखा तो चालू ही नहीं है। वैसे तो पंखे के ऑन होने की आवाज काफी साफ सुनी थी उसने, लेकिन फिर भी गौतम ने सोचा कि उसने जो सुना वो शायद कोई गलतफहमी होगी। फ्रिज से वो पानी की बोतल निकालने के लिए जैसे ही झुका कि तुरंत वही पंखा चलने की आवाज उसे दोबारा आई। जैसे ही उसने नजरें उठाई तो आवाज फिर से बंद हो गई। फिर उसने अपनी नजरें झुकाई तो आवाज फिर आने लगी और जब फिर नजरें ऊपर उठाई तो आवाज फिर बंद हो गई। गौतम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गौतम दौड़ता हुआ अपने कमरे की ओर गया और वहां जाकर उसने जो देखा वो देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गीता हवा में लहरा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी और कैंची से अपने बाल काट रही थी। गौतम ने जब गीता को रोकने की कोशिश की तो पहले तो गीता ने नीचे आकर गौतम को जोरदार धक्का दे दिया और उसके बाद कमरे में रखे ड्रेसिंग टेबल पर अपना सिर जोर जोर से मारने लगी। उसने 2-3 बार अपना सिर जोर जोर से आईने पर मारा और वो आईना चकनाचूर हो गया। गीता को बहुत बुरी तरह चोटें आई थी, लेकिन गौतम न जाने कैसी हालत में था। वो इतना ज्यादा शॉक था कि वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा था वो उसे समझ ही नहीं पा रहा था। उसे बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। नजरें झुकाने पर वो पंखे की आवाज जो उसने फ्रिज के पास सुनी थी। जब गौतम कुछ होश में आया तो उसने गीता को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गीता बार बार उसे धक्का मारती रही और अपने सिर को ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पटकती रही। गीता ने अपने चेहरे पर जगह जगह पूरी तरह से खरोच दिया था। उसके चेहरे पर जगह जगह गहरे कटे हुए निशान बन गए थे। उसका चेहरा पूरा खून से भर गया था। गौतम ने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और अपनी जगह से उठकर गीता को संभालते हुए जोर से चीखा, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या दीदी? तभी गीता बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। गौतम ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया और डॉक्टर को फोन लगाया। फोन कई बार लगाने के बाद भी नहीं लगा, पर जो चीजें कमरे में उसकी आंखों के सामने शुरू हुई वो देखकर अब गौतम की हालत भी और ज्यादा खराब हो रही थी। कमरे का टीवी अपने आप शुरू हो गया, पंखा अपने आप चलने लगा। इससे पहले कि गौतम कुछ समझ पाता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, उसने एक आवाज सुनी, किसी के भयंकर तरीके से गुर्राने की आवाज। जैसे ही गौतम
पलटकर देखता है तो उसने देखा कि अचानक गीता जाग चुकी है और बिस्तर पर बैठी बैठी वो कुछ बोल रही थी। बहुत घमंड था ना इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे कहती थी, शक्ल देखी है कभी आईने में? अब खुद की शक्ल देखने में घिन आएगी, घिन। इतना कहने के बाद गीता फिर से बेहोश हो गई। इन सभी हादसों से हफ्ते भर पहले ही गीता ने अपने ऑफिस में एक लड़की की इंसल्ट कर दी थी और सबके सामने गीता ने उस लड़की को कहा था, शक्ल देखिए अपनी आईने में, कितनी बदसूरत हो तुम। वो लड़की अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसे गीता की बात बहुत ज्यादा दिल पर लग गई थी। सबके सामने गीता ने उसकी इंसल्ट की थी। इस बात को वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सुसाइड कर लिया। परसों रात जब ये सब कुछ हुआ था, उसके कुछ घंटे पहले ही गीता पुलिस स्टेशन से ही लौटी थी अपना स्टेटमेंट देकर। गीता के साथ जो कुछ भी हुआ, आज उस घटना को करीबन 2 साल हो चुके हैं। उस आखिरी दिन से लेकर आज तक फिर ऐसी कोई घटना गीता के साथ दोबारा नहीं हुई। डॉक्टर के इलाज करने के बावजूद भी गीता का चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया और सच में उसे खुद की शक्ल देखने में भी घिन आने लगी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा चैनल नया है, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। फोटोग्राफ हमारी अच्छी और बुरी यादों को कैद करता है। एक बेहतरीन तस्वीर उन लोगों को कैद करती है जिन्हें हम हमेशा अपने जहन में रखना चाहते हैं। लेकिन अगर यही फोटोग्राफ आपको कैद कर ले तो? ये कहानी है प्रेम की। शिमला के छोटे से गांव के स्कूल में पढ़ने वाला एक आम बच्चा। पढ़ाई लिखाई में तो ठीक था, लेकिन हमेशा बहुत अकेला अकेला रहता था। इस वजह से स्कूल में उसके कुछ खास दोस्त भी नहीं थे। लेकिन एक दिन का फैसला और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। दरअसल एक रोज ग्रुप फोटो के लिए एक फोटोग्राफर प्रेम के स्कूल आया। उसने सभी को अच्छे से क्रम में बिठाया और उनके कई सारे फोटोज लिए। लेकिन प्रेम जो ग्रुप के कोने में बैठ गया था। जब टीचर ने फोटोज बच्चों को दिए तो प्रेम ने देखा कि वो बेचारा फोटो में था ही नहीं, क्योंकि वो कोने में बैठा था। वो फोटो में कैप्चर ही नहीं हुआ। अब इस बात का जिक्र वो टीचर से नहीं कर पा रहा था। उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इसीलिए वो स्कूल के पास सीधा स्टूडियो चला गया और वहां जाकर उसने उस फोटोग्राफर कुलदीप को वो खाली फोटो दिखाई। कुलदीप भी वो फोटो देखकर हैरान हो गया। उसने कहा, मैंने तो तुम्हारी फोटो खींची थी, फिर तुम फोटो में कैसे नहीं हो? क्या वाकई तुम उस वक्त वहां मौजूद थे या मजाक कर रहे हो? प्रेम ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो आप सर, मैं सच में वहीं पर था। आप प्लीज मेरी एक और फोटो खींच दो ना। एक और फोटो लेने के लिए वो जिद करने लगा, लेकिन फोटोग्राफर कुलदीप बहुत बिजी था, इसीलिए उसने मना कर दिया। प्रेम के बार बार जिद करने पर कुलदीप ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर अचानक जमीन से कपड़ा हटाकर एक गुप्त पेटी खोली और उसमें से एक पुराना कैमरा निकालकर प्रेम के हाथों में थमा दिया। पहले तो प्रेम बड़ा कंफ्यूज हो गया। ये क्या, मुझे तो सिर्फ एक फोटो खिंचवानी थी, ये तो मुझे कैमरा ही दे रहे हैं। अरे वाह, फोटो की जगह मुझे तो पूरा का पूरा कैमरा ही मिल गया। अब तो मैं जितनी चाहे उतनी फोटो खींच सकता हूँ। प्रेम ने कुलदीप को थैंक यू कहा और वहां से चल दिया। अपने घर पर पहुंचते ही प्रेम उस कैमरे को साफ करने लगा, उसके लेंस को साफ करने लगा। लेकिन तभी अचानक कमरे में एक फोटो खिंच गई और लाइट के फ्लैश होते ही कैमरे से एक फोटो बाहर आई। उस फोटो में एक लड़के की शर्ट थी जो कंधे से फटी हुई थी। प्रेम को लगा कि शायद वो कोई पुरानी फोटो होगी। उसे नजरअंदाज करके प्रेम अपनी पढ़ाई करने बैठ गया। तभी दरवाजे से निकली हुई एक कील प्रेम के शर्ट में फंस गई और उसकी शर्ट कंधे से फट गई और वो अपनी फटी शर्ट को देखकर हैरान हो गया। उसने फौरन एक बार फिर कैमरे से निकली उस फोटो को देखा और वो दंग रह गया, क्योंकि उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि प्रेम खुद ही था। इतने में अचानक से प्रेम की बहन घर वापस आ गई। अचानक प्रेम से दोबारा कैमरे का बटन दब गया और घर में पड़े कांच के ग्लास की फोटो खिंच गई। अब कुछ ही सेकंड्स गुजरे होंगे कि अचानक प्रेम की बहन के बैक से टकराकर
वो ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। ये वही मंजर था जो प्रेम ने कैमरे से निकली फोटो में देखा था। अब धीरे धीरे प्रेम को डर लगने लगा, क्योंकि उसे समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर पता चल रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये हो ना हो इस कैमरे की वजह से हो रहा है। उसने उस कैमरे को अपनी अलमारी में लॉक करके रख दिया और अगले दिन सुबह नॉर्मल दिन की तरह स्कूल में अपनी पहली क्लास अटेंड करने बैठ गया। लेकिन अचानक प्रेम ने देखा कि उसके स्कूल बैग में वही कैमरा पड़ा हुआ है। प्रेम अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये कैमरा यहाँ कैसे पहुंचा, ये इसके बैग में कैसे आया। तभी अचानक उसके पास स्कूल का सबसे बदमाश लड़का सैम आ गया। उसने आते ही प्रेम के कपड़े पकड़ लिए और उसे लड़ाई झगड़ा करने लगा। प्रेम को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक प्रेम ने कैमरा निकालकर सैम की फोटो खींच ली और तभी वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल आ गई। सैम वहां से भाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आई कि एक रूम का लॉकर अचानक सैम के ऊपर गिर पड़ा है और जिससे सैम को बहुत ज्यादा चोट आई है और वो जख्मी हो गया है। ये खबर जैसे ही प्रेम के कानों में पहुंची तो उसने सैम की वो खींची हुई तस्वीर देखी, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि सैम पूरी तरह से लहूलुहान है। ये देखकर अब प्रेम के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। प्रेम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अब जो भी मेरा मजाक उड़ाएगा मैं उसकी तस्वीर खींच लूंगा। और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ प्रेम हंसने लगा, क्योंकि अब प्रेम को अपने आसपास एक अजीब सी ताकत की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उस कैमरे से वो किसी के साथ भी बुरा कर सकता था। अगर कोई भी उसे परेशान करता तो वो कैमरे के एक क्लिक से अपना बदला ले सकता था। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत सही चल रहा था। तभी अचानक एक दिन प्रेम अपने कमरे में बैठा हुआ उस कैमरे को साफ कर रहा था। तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आकर बैठ गई। प्रेम ने अपनी बहन को उस कैमरे के बारे में बताया। उसने कहा, तुझे पता है ये कैमरा ना मैजिकल है। तू इस कैमरे से ना जिसकी भी फोटो लेगी, चाहे किसी चीज की या किसी इंसान की, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ये कैमरा भविष्य की फोटो खींच देता है। ये सुनकर प्रेम की बहन जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि उसे प्रेम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो प्रेम का मजाक उड़ाने लगी और वहां से चली गई। तभी अचानक उस कैमरे का फ्लैश छलका और उसने प्रेम की बहन की एक फोटो खींच ली। इस फोटो को देखकर प्रेम भागकर अपनी बहन के पास गया और उसे धक्का मारकर साइड में किया। प्रेम की बहन को गुस्सा आ गया कि वो ये क्या कर रहा है, लेकिन अगले ही पल छत पर लगा झूमर ठीक वहीं पर जा गिरा जहां प्रेम की बहन खड़ी थी। इसके बाद प्रेम ने उसे वो फोटोग्राफ दिखाई तो उसकी बहन के होश उड़ गए, क्योंकि उस फोटोग्राफ में प्रेम की बहन जमीन पर गिरी हुई थी और उसके ऊपर वो झूमर था। इस वाकया के बाद सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो रही थी। अब प्रेम ने डिसाइड किया कि वो इस कैमरे को उसी फोटोग्राफर कुलदीप को वापस लौटा देगा। जब वो कुलदीप के स्टूडियो पहुंचा तो उसने देखा कि उस स्टूडियो का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अंदर कमर्शियल शूट चल रहे थे और वही कुलदीप जो पहले पुराने नॉर्मल कपड़े पहना करता था, उसने अब एक बहुत ही महंगा सूट पहना हुआ था। प्रेम ने उससे काफी बात करने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप प्रेम को लगातार इग्नोर करता रहा। प्रेम को अब गुस्सा आने लगा। उसने मजबूरन कुलदीप का हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में लेकर आ गया और उसे उस कैमरे के बारे में पूछने लगा। तभी उस फोटोग्राफर कुलदीप ने उसे कहा, पिछले 10 साल से इस कैमरे ने मुझे बुरी किस्मत के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जैसे ही ये कैमरा मेरी जिंदगी से गया, देखो मेरी तो किस्मत चमक गई। ये कैमरा मैंने तुम्हें नहीं दिया है, बल्कि इस कैमरे ने खुद तुम्हें चुना है। अब प्रेम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस कैमरे में खींची गई हर एक फोटोग्राफ पर एक निशान होता था और वो निशान एक राक्षस का था। वो कैमरा किसी को भी ताकत देता था और उस ताकत की कीमत उस इंसान को अपनी किस्मत से चुकानी पड़ती थी।
इतना कहकर कुलदीप तो वहां से चला गया, लेकिन प्रेम अब इन बातों को समझ चुका था कि अब वो उस कैमरे के साथ बुरी किस्मत को अपने साथ ले आया है और अब उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो उसी हालत में अपने घर वापस लौट आया। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे थे। तभी वो कैमरा जो प्रेम के हाथों में था, उस कैमरे ने अपने आप प्रेम के माता पिता की फोटो खींच ली। प्रेम के पेरेंट्स कहीं जाने के लिए बहुत लेट हो रहे थे, इसीलिए वो सीधा गाड़ी में बैठ गए। प्रेम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दोनों काफी दूर जा चुके थे। अब प्रेम घबराहट के साथ घर के अंदर घुसा। उसने सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तभी उस कैमरे से एक फोटो बाहर निकली। उस फोटो के अंदर प्रेम के माता पिता की कार सड़क पर उल्टी पड़ी थी। इसका मतलब ये था कि प्रेम के पेरेंट्स का एक्सीडेंट होने वाला था। अब प्रेम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को कॉल करने की बहुत कोशिश की, पर उनका फोन नहीं लग रहा था। प्रेम ने उस कैमरे को घर से बाहर लाकर तोड़ने की कोशिश की, उसे चकनाचूर कर दिया और दोबारा घर के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही प्रेम और उसकी छोटी बहन घर के अंदर आए तो वो कैमरा बिल्कुल ठीक ठाक उनके कमरे के बीचों बीच रखा हुआ था। अब वो दोनों बुरी तरह से डर चुके थे। उन्हें अब जल्द से जल्द कुछ करना था, वरना उनके पेरेंट्स की जान खतरे में थी। तभी प्रेम को एक आइडिया आया। उसने अपनी बहन से एक बड़ा सा मिरर लाने को कहा और इस कैमरे को एक मिरर के सामने रखकर सोफे के पीछे से एक स्थिति की मदद से कैमरे का बटन दबा दिया। फोटो खींचते ही उस कैमरे में से अजीब सी आवाजें आने लगी, क्योंकि उस कैमरे ने अपनी ही तस्वीर खींच ली थी। और देखते ही देखते अचानक उस कैमरे में आग लग गई। कुछ ही मिनटों बाद प्रेम का फोन बजता है। ये फोन उसके पापा का था, जिन्होंने उसे बताया कि बेटा, हम दोनों अभी बाल बाल बचे हैं। हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन हमें एक खरोच भी नहीं आई। हम बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर प्रेम और उसकी बहन की जान में जान आई। वो खुशी से एक दूसरे को गले लग गए और अपने रूम में वापस चले गए। अब उन दोनों को ये एहसास हो गया था कि वो अब उस कैमरे की मुसीबत से, उस बुरी किस्मत से हमेशा हमेशा के लिए आजाद है। अब वो शैतानी शक्तियां उन्हें छोड़कर जा चुकी है। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिस आईने के सामने उन्होंने उस कैमरे को रखा था, अब उसी आईने के कोने में एक निशान बना हुआ था। वही निशान जो हर एक फोटो में था, और वो शैतानी शक्ति का, यानी उसी राक्षस का निशान था। मतलब अब वो शैतानी शक्ति उस कैमरे से निकलकर उस आईने में आ गई थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इन तीनों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।